3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर और पुष्कर के व्यापारियों ने धार्मिक स्थलों को खोलने की उठाई मांग। पुष्कर और दरगाह के बंद रहने से नहीं हो पा रहा व्यापार, पर्यटकों की नहीं हो रही आवक। कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए लॉकडाउन ने व्यापारियों और दुकानदारों की आर्थिक स्थिति को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बाजारों और दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन इससे व्यापारी और दुकानदारों को कोई मदद और राहत नहीं मिल पा रही, क्योंकि व्यापारियों और दुकानदारों का मानना है कि अजमेर में 70% से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था सिर्फ धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर है। ऐसे में जब तक धार्मिक स्थल यानी दरगाह और पुष्कर को खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक व्यापार और व्यापारी कुछ नहीं कर पाएंगे। दरगाह बाजार में कपड़े और चादर का व्यापार करने वाले दिनेश कुमार सोनी ने बताया कि 2 साल हो गए हैं, ढंग से धंधा रोजगार नहीं हो पा रहा। साल में लगभग 4-5 महीने तो लॉकडाउन ही लगा रहा। ऐसे में खर्चे नियमित चलते रहे। अभी फिर से लॉकडाउन में थोड़ी राहत देकर खोला गया है, लेकिन वह अपर्याप्त है, क्योंकि जब तक दरगाह व पुष्कर को खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक व्यापार नहीं होगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। दरगाह पुष्कर खुल जाए तो किस तरह से टर्न ओवर करे? ये अजमेर शहर एक टूरिस्ट मार्केट है, दरगाह क्षेत्र, और यहाँ का ब्रह्मा मंदिर जो है पुष्कर राज सबसे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर वहाँ पे है। और यहाँ पे टूरिस्ट जब तक नहीं आएगा तब तक अजमेर का कुछ भी नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द दरगाह और पुष्कर मंदिर जल्दी से खुले। इससे किस तरह से दुकानदारों को नुकसान हो रहा है? क्या जब तक दरगाह नहीं खुलेगी, पुष्कर मंदिर नहीं खुलेगा तो नुकसान ही नुकसान है, और जब तक नहीं खुलेगा तो नुकसान ही नुकसान है। उसके बावजूद अगर खुल जाता है तो थोड़ा बहुत हमारा काम चलेगा। अभी किस तरह से हालात चल रहे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है, जैसे घर से आते हैं वैसे बैठे रहते हैं, साफ सफाई करके बैठ जाते हैं, कस्टमर का इंतज़ार करते हैं, कस्टमर आता नहीं है। तो क्या मानते हो, दुकान किराए पे क्या किराए? नहीं, दुकान तो हमारी खुद की है, लेकिन क्या कि स्टाफों को भी तो पैसा देना पड़ता है। स्टाफ अभी आधा आ रहा है, लेकिन उसको भी पैसा देना पड़ता है, वो भी जेब से जा रहा है। वहीं एक अन्य व्यापारी घनश्याम राम रखियानी ने बताया कि लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी गई है। शाम 4 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय में शाम को ही दुकानदारी होती है। ऐसे में 4 बजे तो दुकान बंद करके घर जाना पड़ता है। रविवार को लॉकडाउन लगा रहता है, इसलिए धंधा पानी बिल्कुल नहीं हो पा रहा। बिजली के बिल, दुकान का किराया, नौकरों की तनख्वाह, सब खर्चे पहले की तरह ही यथावत चालू हैं। करें तो क्या करें, क्योंकि जब तक धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे तब तक व्यापार नहीं हो पाएगा। दुकान खोल के बैठे हो किधर? हम दुकान खोल के बैठे हैं, रोज़गार है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। ज़ायरीन आ नहीं रहा है, जो ज़ायरीन थोड़ा बहुत आ रहा है उसको भी आगे भगा देते हैं, दुकानों के आगे रुकने नहीं दे रहे हैं। बहुत परेशानी है। सभी दुकानदार हैं जिनके यहाँ किराए की दुकानें हैं, किराया बहुत है, किराया दे नहीं पा रहे हैं। कुछ दुकानदार तो किराया ले भी नहीं रहे हैं हर साल की तरह। अगले साल जो कोरोना में है तब भी 2 महीने के किराए नहीं लिए थे, लेकिन जिनकी ताकत नहीं है छोड़ने की, वहाँ झिक होगी, दुकानें खाली होती जा रही है। अच्छा, क्या होना चाहिए? आप यहाँ के धार्मिक स्थान कुछ टाइम के लिए खोले या पूरे टाइम के लिए खोले हुए तो कुछ रोज़गार लोगों को मिलेगा।
समय की, जैसे कर्फ्यू 4 बजे तक है, 5 बजे से चालू होता है, तो थोड़ी देर ऐसे आधे दिन भी दरगाह के लिए खोलने के प्रबंध किए जाए तो बढ़िया है। तो आप क्या मानते हो कि दरगाह पुष्कर खुले तो उससे रोजगार बढ़े? रोजगार बढ़ेगा, दरगाह पुष्कर खुल जाएगा तो रोजगार बढ़ेगा। लोगों को जो चोरी चकारी जो भी गलत काम होते हैं उन पे अंकुश लगेगा। जब आदमी को रोजगार मिलेगा तो चोरी नहीं करेगा। अभी किस तरह से हालात है यहाँ? हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ दुकानदार बहुत परेशान हैं। लाइट के बिल बगैर मीटर चेक करे हुए बिल भेज रहे हैं। पूरे महीने दुकान बंद, लाइट का बिल 2500 है। पूछने पे बिल जमा कराओ बाद में होगा। वहीं दरगाह से जुड़े शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष सैयद गुलाम मुस्तफ़ा चिश्ती ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि जान को तो बचा लिया, अब जहान को भी बचा लीजिए। जल्द से जल्द धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दीजिए ताकि दरगाह और पुष्कर से जुड़े खादिम और पुरोहितों के साथ साथ दुकानदारों की भी रोजी रोटी चल सके। किस तरीके से नहीं, अब तो दरगाह पुष्कर और राजस्थान के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, पर्यटक स्थल तो खोल दिए गए, तीर्थ स्थल जितने भी हैं वो तुरंत प्रभाव से खोलना चाहिए। जब तक जहाँ तक जान की बात थी तो जान पे तो काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है। जहान की बात है तो अब आर्थिक व्यवस्था से व्यक्ति जो है मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है और बहुत परेशान हाल है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए अजमेर दरगाह पुष्कर जो 70% इसी पर टिका हुआ है, हम चाहते हैं कि क्योंकि हर वर्ग हर क्षेत्र जो है दरगाह पुष्कर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो हम ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हुए इसको जल्द से जल्द इन चीज़ों को खोला जाए ताकि अजमेर की और राजस्थान के जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको खोला जाए, वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ चालू हों और लोगों को रोज़गार मिले और मानसिक पीड़ा से छुटकारा मिले। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा चिश्ती, उपाध्यक्ष कांग्रेस, अजमेर। कितने व्यापारी और किस तरह से टेम्पो चालक परेशान हो रहे हैं, उनको रोजी रोटी नहीं मिल पा रही? मैंने कहा ना, हर वर्ग हर क्षेत्र, अजमेर पूरा ज़िला 70% जो है वो अजमेर और दुर्गा से जुड़ा हुआ है। चाहे वो रेलवे विभाग क्यों ना हो, ज़ायरीन आएगा तो उसकी आवक बढ़ेगी। उसके अंदर ठेला मजदूर हो, ऑटो हो, होटल हो, हर क्षेत्र हर वर्ग जो है इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कम से कम शहर और पुष्कर क्षेत्र शहर जो है 70% वर्ग और विशेष इसी से जुड़ा हुआ है। पुष्कर की बैजनाथ पहाड़ी पर मिला नाबालिग बालिका का शव, पुलिस ने लिया कब्जे में। बलात्कार के बाद हत्या का अंदेशा, आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक ग्रामीणों ने शव उठाने से किया इनकार। पुष्कर के नजदीक खोरी पंचायत के अधीन आने वाली प्राचीन बैजनाथ महादेव मंदिर की पहाड़ी पर सोमवार देर रात होकरा गांव की एक अबोध बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के मुताबिक होकरा गांव की बालिका बैजनाथ की पहाड़ियों पर रोजाना की तरह बकरी चराने गई थी, लेकिन शाम तक नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने पहाड़ी के आसपास उसकी तलाश की। रात करीब 1 बजे बैजनाथ महादेव मंदिर से करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर घनी पहाड़ी के बीच बालिका का शत विक्षत शव पड़ा मिला। सूचना पर थाना अधिकारी राजेश मीणा महिजाप्ता मौके पर पहुंचे, वहीं ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई। रात को ही शव को मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं मंगलवार सुबह ग्रामीणों और बच्ची के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। घटी है अपने बेदनाची के अंदर मेरी बहन थी सर, वो 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और उसके पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बहुत बेरहमी से पत्थर पटक के, एक बार नहीं 2 बार पटक के हत्या कर दी है उसकी। और उसके लिए प्रशासन को इतना ही कहना है मेरा कि चाहे 24 घंटे की ये बोल रहे हैं, 24 घंटा नहीं 72 घंटे देंगे इनको, तब तक बॉडी नहीं लेंगे, तब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारे को और मुलजिम पकड़ में नहीं आएगा। बस अपराधियों को सीखो, अपराधियों को
पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मजेवला सहित थाना अधिकारी राजेश मीणा ने काफी देर तक ग्रामीणों से समझाइश की और शव को लेकर उसका विधिवत दाह संस्कार करने की अपील की। काफी देर तक समझाइश के बाद आखिर विधायक सुरेश सिंह रावत के 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने के पुलिस को दिए गए निर्देश और नहीं गिरफ्तार होने की हालत में जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने के आश्वासन के बाद आखिर ग्रामीणों ने शव लेने की हामी भरी। पुष्कर विधानसभा के होकरा गांव में कल एक 11 वर्षीय बच्ची प्रतिदिन बकरियां चराने जाती थी। कल भी वो बकरियां चराने गई। शाम को जब घर पे नहीं लौटी तो उनके परिवार और गांव के युवा उसको पास की पहाड़ी में जहाँ पे सब लोग बच्चे बकरियां चराने जाते थे वहाँ ढूंढने गए तो उसकी लाश मिली। पत्थर से उसकी हत्या कर दी गई बलात्कार के बाद। तो रात को जब इसकी लाश मिली तो गाँव वालों को पुलिस को सूचना दी और अभी गाँव वाले सब लोग मांग कर रहे हैं कि भाई अपराधियों को और मेरे भी ये कि 24 घंटे के अंदर वो पकड़े। पुलिस प्रशासन ने कहा कि 12 घंटों के अंदर इसका पर्दाफाश कर देंगे। तो मैंने भी उनको अल्टीमेट दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर हत्या का पर्दाफाश नहीं हुआ तो मैं गोगड़ताड़ करूंगा इसके ऑफिस के बाद। वहीं थाना अधिकारी राजेश मीणा का कहना है कि पुलिस जोर शोर से हत्या और दुराचार के आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। उनका कहना है कि 24 घंटे में इस जघन्य हत्याकांड से पर्दाफाश कर दिया जाएगा। कल लगभग 6 बजे एक जो पीड़िता है, जोर से बोलो सर, पुष्कर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उसका मर्डर कर दिया था देवनाथ जी के पहाड़ियों में यहाँ पे। और उसके संबंध में हमें जो पर्सन दरिष्टा लग रहा है उसके साथ कुछ गलत काम भी हुआ है। इस संबंध में हमने प्रकरण दर्ज कर लिया और अनुसंधान कर रहे हैं और जल्दी इसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सर, विधायक जी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? माननीय विधायक महोदय ने हमें 24 घंटे का समय दिया है, लेकिन हम लोग और श्रीमान टाइगर साहब पे हमें ये निर्देश है, ये हमें डायरेक्शन मिले हैं और श्रीमान एसपी साहब लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो टाइगर साहब ये कह रहे हैं कि लगभग इसको 12 घंटे में इसका खुलासा करें और हम श्रीमान टाइगर साहब के जो बातों पे और उनके हमारे ऊपर जो उनका विश्वास है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और जल्दी ही इसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सर, रावत समाज में आक्रोश है कि पहले भी 3 मर्डर हुए हैं, उनका खुलासा नहीं हुआ, तो आप 12 घंटे में कैसे कर पाएंगे? क्या चैलेंज रहेगा? ये हमारे लिए चैलेंज है और हमें कुछ इनपुट मिले हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं और जल्दी आपके समक्ष इसका खुलासा करके आपको अवगत करवा देंगे। ब्यावर से आए कांग्रेस जन ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ब्यावर नगर परिषद रिश्वत कांड में लिप्त भ्रष्टाचारियों को दंडित कर निलंबित करने की मांग। ब्यावर नगर परिषद सभापति व बीजेपी पार्षदों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और घूसखोरी में लिप्त भाजपा पार्षदों व सभापति के विरुद्ध मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर ब्यावर से आए कांग्रेस जन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की जानकारी देते हुए कांग्रेस शिष्टमंडल के प्रतिनिधि राजेश जैन ने बताया कि 10 जून को एसीबी द्वारा ब्यावर नगर परिषद में सभापति के लिए एक हलवाई से 2.5 लाख रुपए की घूस लेते पकड़े गए पार्षद व उसके दलाल के विरुद्ध यथाशीघ्र कार्रवाई कर उन्हें दंडित और निलंबित किया जाए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार पार्षद कुलदीप बोरा, सुरेंद्र सोनी और भरत मंगल द्वारा सभापति की शय पर ब्यावर के व्यापारियों को डरा धमकाकर अप्रत्यक्ष रूप से अवैध वसूली की जा रही थी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ब्यावर नगर परिषद से हम सारे कांग्रेस के पार्षद एकत्रित होकर आए हैं। 10 जून को ब्यावर में एंटी करप्शन ब्यूरो की एक रेड होती है, उसमें ब्यावर नगर परिषद के भाजपा सभापति के एक कथित निजी सचिव भरत मंगल को गिरफ्तार किया जाता है। उनके साथ में एक निर्दलीय जो भाजपा समर्थित हैं कुलदीप बोरा जी हैं, जो गायब हो जाते हैं। उसके बाद में 3 दिन 4 दिन बाद में अब गिरफ्तार अपना सरेंडर करते हैं। उसमें एक नामजद और पार्षद हैं सुरेंद्र सोनी जी, और कुलदीप बोरा जी को पिछले 15 दिन पहले 15 दिन की न्यायिक हिरासत हो चुकी है। कांग्रेस के सारे पार्षद आज जिलाधीश महोदय से इसलिए मिलना है कि नगर परिषद का अधिनियम 2009 के अंदर धारा 39 है, उसके अंदर इन लोगों को इनके निकृष्ट आचरण के दोषी पाए जाने के कारण
इनको तत्काल प्रभाव से सदन से निलंबित किया जाए, पार्षद पद से निलंबित किया जाए और उसके बाद में इन लोगों को जो भी जांच हो वो निष्पक्ष हो और इसके अंदर सीधी सुई सभापति पर उठती है, क्योंकि सभापति के वो सचिव हैं, निजी सचिव हैं, ये पूरा बिहार शहर जानता है। और कुलदीप बोहरा ने अपने बयान में भी आप लोगों से मीडिया के सामने स्पष्ट कहा है कि वह किसके निजी सचिव हैं। हम चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो और जो दोषी हो भ्रष्टाचार के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और नगर परिषद के अधिनियम के तहत कार्रवाई हो, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। इसीलिए हम सब लोग भैया सरकार हमारी है निश्चित तौर पे, परंतु सिस्टम जो फॉलो करेगी वो तो मैं ये आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आपने शायद देखा होगा कि इसका नहीं इसकी बिल्कुल ये है कि कोई भी कार्रवाई होती है, कार्रवाई तब होती है कि उसकी एक जांच भी होती है और जांच रिपोर्ट के आधार पर धारा 39 के अंदर निलंबित किया जाता है। ये मैं नहीं कह सकता, परंतु हम लोगों ने अपनी बात बाय एडमिनिस्ट्रेशन हम पहुंचाना चाहते हैं। हमारी बात जयपुर तक पहुंचे। मांग इसलिए रखी जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर तक ये बात पहुंचा दे, वहाँ पे भी ये रिपोर्ट वहाँ तक पहुँची है और जब सरकार तक पहुँची तो सरकार ने अपनी कार्रवाई करी। हम लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात को पहुँचाए और हमें विश्वास है निश्चित तौर पे हम भी ये चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम ये भी नहीं चाहते सरकार पे दबाव बनाकर कि ये होना ही चाहिए। अगर वो सरकार के जो सिस्टम है इसमें न्यायिक प्रक्रिया भी है, उसको भी आप फॉलो करते हुए इसकी जांच कराई जाए। जांच कराने के बाद में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या कोई टाइम बाउंड भी दिया है कि इतने दिन के अंदर जांच हो जानी चाहिए, उसके बाद किस तरह की कार्रवाई के बाद? भैया जांच का जहाँ तक प्रश्न है ये काम तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, वो खुद तय करें और ऊपर वालों को जब ये रिपोर्ट देंगे तो अपना उसके बाद में वो अपनी कार्रवाई करेंगे। तो कोई समय की ऐसी आपने सीमा नहीं बांधी? हम लोगों की तरफ से हम कैसे बांध सकते हैं सीमा में? हम लोग कैसे उनको कह सकते हैं कि आप इसको इतने दिन में करो? रोजाना शहरी आबादी के बीच पहुंच रहे हैं विभिन्न प्रजातियों के सांप। सर्प रक्षक विजय यादव सांपों को रेस्क्यू कर लोगों के साथ सांपों की बचा रहे हैं जान। मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सर्प रक्षक विजय यादव अजमेर शहर में विभिन्न इलाकों में रोजाना निकल रहे विभिन्न प्रजातियों के सांपों को रेस्क्यू कर सांपों सहित लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पालरा इंडस्ट्रीज एरिया स्थित चिराग एंटरप्राइजेज डिपो में बने पानी के टैंक में एक सांप गिरने की सूचना वहीं कार्य करने वाली योगिता टंडन द्वारा सर्प रक्षक विजय यादव को दी गई, जिस पर सर्प रक्षक यादव अपने साथी प्रीतम सहित पालरा डिपो पहुंचे और पानी के टैंक में गिरे एक ग्लॉसी बैलेट रेसर सांप को रेस्क्यू किया, जो कुछ दिनों से टैंक में गिरा हुआ प्रतीत हो रहा था। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मैं चिराग एंटरप्राइजेज पालरा इंडस्ट्रियल एरिया में काम करती हूँ, जो कि डिपो का काम है। यहाँ पे पानी का टैंकर था, उसके अंदर 2-3 दिन से एक छोटा सा सांप था। अब मैंने सोचा वो सांप भूखा प्यासा है, तो मैंने हमारे जो विजय यादव जी संरक्षक हैं उनको मैंने कॉल किया, वो आए, उन्होंने सांप निकाला और उसकी जान बचाई। मैं विजय यादव जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे एक कॉल पे आके सांप से रक्षा करी और सांप की भी रक्षा करी। इसी प्रकार रात्रि 9:30 बजे मदार स्थित स्वास्तिक नगर निवासी किशनलाल के घर के पोर्च में एक काला सांप घुस आया, जिसे रेस्क्यू करने के लिए सर्प रक्षक विजय यादव अपने साथी प्रीतम सहित किशनलाल के घर पहुंचे तो देखा कि एक 5 फीट से लंबा एक्सपेक्टिकल कोबरा सांप फन फैलाए बैठा था, जिसे सर्प रक्षक ने सुरक्षात्मक तरीके से रेस्क्यू कर लिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने सर्प रक्षक यादव का धन्यवाद जताया। इसी प्रकार बाबा रामदेव मंदिर के पास कल्याणीपुरा में पानी खोलने के वाल के पास 7-8 फीट का एक सांप दिखाई दिया, जिसकी सूचना वहां मौजूद राकेश ने सर्प रक्षक को दी। सर्प रक्षक यादव ने कल्याणीपुरा पहुंचकर एक घोड़ा पछाड़ सांप को रेस्क्यू किया। सर्प रक्षक यादव ने सभी को सांपों के बारे में
विस्तृत जानकारी देकर सर्प भय से मुक्त किया। वहीं रोजाना की तरह पकड़े गए सभी सांपों को उनके सुरक्षित आवास जंगल में छोड़ दिया गया। ये एक कॉल आया था हमारे पास योगिता टंडन जी का पालरा इंडस्ट्री एरिया से कि एक पानी के टैंक में एक सांप गिर गया है। तो मैं वहाँ अपने साथी प्रीतम के साथ में पहुँचा तो देखा कि एक ग्लॉसी बेलेट रेसर सांप था जो कि पानी के टैंक में गिरा हुआ था, जो कि काफ़ी दिन ऐसा लग रहा था काफ़ी दिन से गिरा हुआ है, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि पानी के टैंक में पानी बहुत कम था। मैं नीचे उतरा और उसको सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। इसी प्रकार रात्रि में किशन लाल जी का मेरे पास कॉल आया था मदार से, विनायक कॉलोनी से, कि उनके घर में एक सांप आ गया है। तो वो स्पेक्टिकल कोबरा सांप था जिसे मैंने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया। इसके पश्चात एक और कॉल आया मेरे पास रात्रि में ही कल्याणीपुरा से कि एक सांप है जो कि पानी का जो वॉल होता है, वॉल के जो चैम्बर बना हुआ था उसके अंदर वो बैठा हुआ था, जिसे मैंने रेस्क्यू किया। तो वो एक रेड स्नेक था, घोड़ा बछाड़ सांप, जो कि करीब 7 से 8 फुट का लंबा था। उसे लोग मारने की तैयारी में वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन एक राकेश नाम के व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था, वो उसको बचाना चाहता था। तो मैं वहाँ पहुँचा और उस सांप को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया और उसे बचा करके सभी सांपों को सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। ब्यावर की जनता करे पुकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। रिश्वत कांड व भ्रष्टाचार के खिलाफ NSUI व युवा कांग्रेस का धरना जारी। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। NSUI व ब्यावर युवा कांग्रेस द्वारा नगर परिषद सभापति व बीजेपी पार्षदों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के विरुद्ध धरना मंगलवार को 5वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पार्षद राजेंद्र तुनगरिया ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए और रिश्वत प्रकरण में लिप्त सभी भ्रष्टाचारियों व दोषियों के खिलाफ जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाए। धरने को वरिष्ठ कांग्रेसी प्रकाश सांखला ने संबोधित करते हुए कहा कि गिरफ्तार पार्षद कुलदीप बोहरा, सुरेंद्र सोनी व भरत मंगल सभापति की शय पर ब्यावर के व्यापारियों को डरा धमकाकर अप्रत्यक्ष रूप से अवैध वसूली करता था। सांखला ने इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने का आह्वान किया। धरनार्थी युवा कांग्रेस नेता धनंजय गौड़ ने बताया कि आगामी दिनों में धरने का एक शिष्टमंडल स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, DLB डायरेक्टर दीपक नंदी, ACB प्रमुख BL सोनी से मुलाकात कर भ्रष्टाचारी सभापति व पार्षदों के निलंबन व प्रकरण पर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। धरने में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर मेवाड़ा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, महासचिव संदीप सांखला, जिला महासचिव मनीष सांखला, NSUI विधानसभा अध्यक्ष हेमंत प्रजापत, युवा नेता हेमंत भाटी, नीरज यादव, विधानसभा उपाध्यक्ष समीर खान, सिकंदर काठात, जितेंद्र जेठवानी, रामस्वरूप डागर, नवनीत सिंह टूटेजा, संजय भाटी, फरीद अहमद, बालूराम सेन, सुरेंद्र सेन, अशोक पवार, गौरव गोयल, दीपक शर्मा आदि कई लोगों ने धरने का समर्थन किया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सभापति व लिप्त पार्षदों के निलंबन की मांग व जो प्रकरण है उसकी निष्पक्ष जांच के लिए ये धरना दिया जा रहा है। हमारी सभी जनता से अपील है कि भ्रष्टाचार की विरुद्ध इस लड़ाई में अपना सहयोग करें व ब्यावर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हमारा समर्थन करें। धन्यवाद। जेएलएन अस्पताल से निकाले गए 10 UTB नर्सेज की पुनः बहाली की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे किया कार्य का बहिष्कार। राजस्थान सरकार ने 10 साल सेवाएं लेकर नौकरी से निकाला, 7 माह का वेतन भी है बकाया। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 10 साल से कार्यरत UTB नर्सेज की सेवाएं पुनः बहाल किए जाने की मांग को लेकर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राजस्थान नर्सेज जिला अध्यक्ष गंगाशरण जाटव के नेतृत्व में 2 घंटे कार्य का बहिष्कार कर नारेबाजी करते हुए जेएलएन अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर प्रदर्शन किया। जाटव ने बताया कि 10 साल सेवाएं लेने के बाद अचानक UTB नर्सेज को नौकरी से निकालने के आदेश दे दिए गए, जबकि सरकार UTB नर्सेज की भर्ती प्रक्रिया भी कर रही है। ऐसे में अनुभवी UTB नर्सेज को निकालने का औचित्य समझ में नहीं आया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जब तक अपने 10 साथियों की बहाली नहीं हो जाती तब तक 2 घंटे कार्य का बहिष्कार करेगी। यदि जल्द ही अस्पताल अधीक्षक और कॉलेज प्राचार्य ने नर्सेज की मांगों पर गौर नहीं किया
तो पूरे राजस्थान में आंदोलन को उग्र किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन और सरकार की होगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले 10 यूटीबी कर्मचारियों को 9 अप्रैल 2021 में सरकार के आदेशानुसार प्रधानाचार्य नियंत्रक महोदय जेएलएन मेडिकल कॉलेज द्वारा निकाल दिया गया था। जो कर्मचारी अल्प वेतन में वर्षों से 10 से 12 साल से स्वाइन फ्लू जैसी महामारी में तथा कोविड जैसी विश्व महामारी में अद्भुत उन्होंने सेवाएं दी। रात दिन मेडिकल आईसीयू और जो कोरोना आईसीयू हैं उन्होंने अपनी सेवाएं दी। ये प्रशिक्षित नर्सेज थी जिनको सरकार ने अभी 9 अप्रैल को निकाल दिया। ये कर्मचारी लगभग 40 से 50 की साल की उम्र के इर्द गिर्द हैं। अब ये कर्मचारी कहीं दूसरी जगह भी जॉब के काबिल नहीं रहे। सरकार से ये अपने शांतिपूर्ण तरीक़ा से 60 दिन से धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार व प्रशासन इनके ऊपर थोड़ी सी भी दया दृष्टि नहीं दिखा रही है। सरकार इधर को यूटीबी कर्मचारी 7,900 पर निकाल रही है। हर राज्य के प्रत्येक जिले में यूटीबी कर्मचारियों की भर्ती ले रही है। उधर ही मेडिकल कॉलेज, उदयपुर मेडिकल कॉलेज और कोटा मेडिकल कॉलेज में यूटीबी कर्मचारियों को निकाल रही है, जबकि ये कर्मचारी प्रशिक्षित हैं पूर्ण रूप से। कोरोना जैसी महामारी के लिए भी प्रशिक्षित हैं और अन्य बीमारियों के लिए सर्जिकल आईसीयू हो, चाहे मेडिकल आईसीयू हो, चाहे कोरोना के जैसी किसी भी बीमारी के लिए ये पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नर्सेज हैं, जिनको सरकार ने निकाल दिया है। हमारी एक ही मांग है, अगर सरकार इन कर्मचारियों की पुनः बहाली नहीं करती है और नर्सिंग भर्ती 2018 में पद सृजित करते हुए, पद बढ़ाते हुए इनको नियमित किया जाए तथा इनकी 7 माह से जो बकाया वेतन है वो दिया जाए। अगर सरकार व प्रशासन नहीं मानता है तो आज हमने सांकेतिक प्रदर्शन किया। मजबूरी में हमको इस सांकेतिक प्रदर्शन को हम रेगुलर कर सकते हैं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि इस भीषण गर्मी में जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में निकाले गए 10 यूटीबी नर्सेज महीनों से धरने पर बैठे हैं। उन्हें कोरोना काल में अनवरत ड्यूटी करने के बाद भी पिछले 7 महीने से मासिक वेतन तक नहीं मिला है। ऐसे में वे अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन मांग करता है कि 10 यूटीबी नर्सेज की पुनः बहाली का आदेश जल्द से जल्द जारी की जाए, अन्यथा प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। जेएलएन मेडिकल कॉलेज की कैजुअलिटी के बाहर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया है। यहाँ का लोकल प्रशासन और राज्य सरकार हमारे यूटीबी कर्मचारियों को बहाल नहीं करती। आज तो 2 घंटे की हम कार्य बहिष्कार किया, आगे हम पूर्णतः कार्य बहिष्कार करेंगे। हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, हमारे जो 10 नर्सेज यूटीबी हटाए गए हैं उनको पुनः लगाया जाए। ये 10 से 15 साल से इसी अल्प वेतन के ऊपर इसी मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दे रहे थे। एक तो सरकार दूसरी तरफ यूटीबी कर्मचारियों को ले रही है और दूसरी तरफ हमारे साथी हैं जो 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, जिनकी और एज भी हो गए हैं। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम पूर्णतः कार्य बहिष्कार करेंगे और हम यहाँ के सुप्रिटेंडेंट और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर महोदय को भी ये कहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग मान ली जाए, नहीं तो अस्पताल की जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। और जब सारे नर्सेज पूरे प्रदेश के एकजुट हो जाएंगे तो इसका खामियाजा राज्य सरकार को सहन करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। और फिर हमारी एक मार्मिक अपील है, हमारे साथियों को वापस कार्य बहाल किया जाए और यही हमारी एक मुख्य मांग है। दुखियों का सहारा वेलफेयर सोसाइटी ने 101 परिवारों को बांटी सूखी राशन सामग्री। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का कोरोना काल में सहारा बनी दुखियों का सहारा वेलफेयर सोसाइटी। अजमेर त्रिपोलिया गेट के पास 10वीं गली में दुखियों का सहारा वेलफेयर सोसाइटी के सचिव खालिद खान ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते गरीब परिवारों को 2 सालों से आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते दुखियों का सहारा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 101 परिवारों को सूखी राशन सामग्री का वितरण किया गया है। इस खास मौके पर अंजुमन कमेटी के सदस्य सैयद मुनव्वर चिश्ती व सोसाइटी के अध्यक्ष आबिद खान, सचिव खालिद खान ने सभी को राशन किट बांटकर दुआ मांगी। सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब खालिद खान ने कहा कि आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी वबा फैली हुई है, वो हमारे देश हिंदुस्तान में भी फैली है। लॉकडाउन भी लगा हुआ है। सभी लोगों के पास तो दौलत नहीं, हर कोई पैसे वाले नहीं होते। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत इज्जतदार हैं, जो अपनी जुबान से कभी किसी को अपना दुख नहीं सुनाएंगे, ना ही हाथ फैलाएंगे।
आज जब हम इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में लोग घरों पर हैं। हम सबका फ़र्ज़ है कि अगर मालिक ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, तो आपको उसकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। यही खिदमत एक खल्क है। और ख्वाजा साहब की चौखट की तो बात ही कुछ और है। या गरीब नवाज़, हम आपके चाहने वाले हैं, आप ही के करम से हमारी बात बनी हुई है। गरीब नवाज़ के खादिम खिदमतगार अंजुमन मेंबर सैयद मुनव्वर चिश्ती साहब ने दुखियों का सहारा वेलफेयर सोसाइटी को सूखी राशन सामग्री देकर बहुत बड़ा नेक काम किया है। मैं दुखियों का सहारा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद आबिद खान साहब और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए इस नेक काम की मुबारकबाद देता हूँ। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। क्या कार्यक्रम का आयोजन रखा गया? देखिए, ये एक बहुत ही ज़रूरी था जो मेरी संस्था दुखियों का सहारा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कोरोना काल जो चल रहा है 1.5 साल से उसमें ज़रूरतमंद काफ़ी लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, जो रोज़गार बंद है लॉकडाउन की वजह से। तो उस वजह से हमने ये राशन का इंतज़ाम किया है। जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं उसमें हमारे साथ हमारे बड़े भाई अंजुमन मेंबर जनाब सैयद मुनव्वर चिश्ती साहब ने ये इंतज़ाम किया बहुत, और उनके साथियों की तरफ से। तो बाकी उनके सरपरस्ती रही मेरे पर और उन्होंने ये मेरा इंतज़ाम किया। अल्लाह उनकी खैर बरकत रखे। कितने लोगों की व्यवस्था की गई? ये करीब 101 आदमी से ऊपर है। दिमागी परेशानी भी है, माली परेशानी भी है, लोगों का रोज़गार नहीं है। इसी को देखते हुए ये वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं खालिद साहब, और मैं इनके लिए भी दुआ करूँगा कि इस तरह की तंजीमें जो चलाते हैं, जो मदद करते हैं गरीबों को, उनको आगे आना चाहिए इस वक्त के अंदर में। क्योंकि जो परेशानी है वो लोगों को दिखती नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है। और गरीब नवाज के दरबार के जो आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसलिए कि यहाँ रोज़गार सिर्फ गरीब नवाज के आसानी से ही जो ज़ाहिरीन आते हैं उससे चलता है। और पिछले जो 1.5 महीने से 2 महीने से जो है लॉकडाउन लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। आज हम तो ये कोशिश करते हैं एक कुछ काम उन तक जो गरीबों तक पहुँचे, और जो उनकी भी बेचारों की मजबूरी है, और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह किसी को किसी का मोहताज न करे और ये बीमारी जल्द से जल्द खात्मा हो और आस्थाना गरीब नवाज जल्दी खुले, ताकि लोगों को रोज़गार मिले और ये सब बलाएं दूर हो। हमारी बेपरवाही हम पर ही ना पड़ जाए भारी। रोडवेज बस स्टैंड पर उड़ रही है कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां। रोडवेज के चालक परिचालक सहित यात्री नहीं लगा रहे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की भी नहीं की जा रही पालना। अभी कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुई, वहीं नया वेरिएंट डेल्टा प्लस और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी व्यक्त की जाने लगी है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने अनलॉक 3 के तहत काफ़ी कुछ राहतें देकर आम जनजीवन को फिर से सामान्य करने की कवायद शुरू की है, और आगामी दिनों में अनलॉक 4 के तहत सरकार छूट का दायरा और बढ़ाते हुए शादी समारोह, मल्टीप्लेक्स और धार्मिक स्थलों से भी रोक हटाने जा रही है। ऐसे में लोग कोरोना के प्रति फिर से बेपरवाह होते नजर आ रहे हैं। अनलॉक 3 के तहत रोडवेज बसों के परिवहन की छूट मिली, लेकिन गाइडलाइन की पालना नहीं होने से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की भीड़ के बीच चालक परिचालक भी बिना मास्क लगाए दिख रहे हैं। कैंटीन और स्टॉल पर भी लोग व दुकानदार बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते हुए नजर आए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड,
वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से कोविड गाइडलाइन के अंदर कुछ राहत दी गई है, जिसके माध्यम से देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुचारू हो सके, लेकिन आमजन और परिवहन विभाग की इतने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कर रखी है कि कोई भी लोग ना तो मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल भी पालना नहीं हो रही है। और रोडवेज के अंदर शुरुआत में ये बात हुई थी कि एक सीट क्यों कोई सवारी बैठेगी और एक सीट खाली रहेगी, एक पे सवारी बैठेगी, एक खाली रहेगी, लेकिन उन सभी गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। रोडवेज की बसें ठसाठस भरी हुई यहाँ से गुजर रही है। आम जन के अंदर मास्क को लेकर के कोई भी विशेष रुझान नहीं देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। अगर यही स्थिति लगातार बनी रही तो निश्चित रूप से जो तीसरी लहर है वो जल्द आएगी और आम जन वापस कोविड से परेशान होगा और वापस जो चक्के स्टार्ट हुए हैं बसों के वो वापस रुक जाएंगे। ऐसे के अंदर आमजन और परिवहन विभाग को कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। रोडवेज बस स्टैंड पर ड्यूटी इंचार्ज रोमेश यादव यह कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हम तो उद्घोषक यंत्र से कोविड नियमों की पालना के लगातार निर्देश दे रहे हैं। यदि कोई पालना नहीं कर रहा है तो उनके विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। अब ऐसे में लोगों की ये बेपरवाही कहीं फिर से अजमेर को मुसीबत में ना डाल दे। किस तरह के गाइडलाइन का फॉलो करा जा रहा है बस स्टैंड पर? जो भी राज्य सरकार की गाइडलाइन हमारे को रोडवेज को जारी की गई है उसको हम पूरा फॉलोअप करने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रियों के आने से पूर्व उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनको सैनिटाइजेशन किया जाता है। बसों को कार्यशाला से निकलने से पूर्व और प्रवेश करने के बाद में दोनों टाइम सैनिटाइज किया जाता है। यात्रियों को मास्क लगाने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने हेतु घोषणा की जाती है। लेकिन ऐसा इसके बावजूद भी मतलब पब्लिक यहाँ बिना मास्क बैठी हुई पाई गई है। कई गाड़ियाँ भर भर के आ रही है, कई गाड़ियों में लोग भर के लेके जा रहे हैं यहाँ से। क्या कहना चाहोगे? जो कि हमारे को गाइडलाइन है कि 50 से जो सिटिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हमारे को यात्री हमारे को उठाने की हमारे को परमिशन नहीं है। उसको हम पूरा फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जितने भी पत्रक वितरक हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 50 टिकट से ज़्यादा वो अपनी सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से जो भी बसों की कैपेसिटी आती है, जैसे कोई 47 की कैपेसिटी से आता है, कोई 50 की कैपेसिटी से आता है, कोई 40 की कैपेसिटी से आता है, जो भी सिटिंग कैपेसिटी की बस आती है उसके अकॉर्डिंग ही टिकट जारी करें। यहाँ तक आपके कंडक्टर ड्राइवर भी मास्क नहीं लगा के वो भी ऐसे घूम रहे हैं। अगर इस तरह की कोई कोताही पाई जाती है तो उनका जुर्माना किया जाएगा, जो कि सरकारी गाइडलाइन 1000 रुपये का उनका जुर्माना किया जाएगा। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे तो 100 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। जुर्माने की व्यवस्था की गई है हमारे यहाँ पे। कैंटीन वाले भी ऐसी हो? दुकानदारों को हमने कैंटीन दुकानें खोलने से बस स्टैंड जब ये रिज्यूम हुई थी सर्विस हमारे, उनको हमने उसी समय हिदायत दे दी गई थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे और किसी भी प्रकार का वेंडर्स को बस स्टैंड पे आप परिसर में नहीं घूमने देंगे। इस चीज़ के लिए हमने उनको लिखित रूप से हमने आदेश दे रखे हैं। लेकिन पालना नहीं हो रही वैसे? पालना नहीं होने की अगर कार्रवाई अगर ऐसी कोई हुई है तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। उनको मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 के तहत दी गई छूट से खुश नहीं है मॉल संचालक। मॉल में दुकानों और शोरूम को ऑड इवन फार्मूले पर खोलने से नहीं हो पा रहा व्यापार। मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 के तहत 16 जून से शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क, स्टेडियम आदि को सुबह 6 से 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन शॉपिंग मॉल संचालक इस छूट से संतुष्ट नहीं है। गौरवपथ वैशाली नगर स्थित सिनेमॉल के मैनेजर विजेंद्र मेहरा बताते हैं कि मॉल के अंदर मौजूद शॉप्स को ऑड इवन फार्मूले पर खोलने की अनुमति है। इस मॉल में लगभग 80 शॉप्स और शोरूम एक साथ नहीं खोल पा रहे। एक दिन लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, एक दिन सेकंड फ्लोर को संचालित करने की अनुमति मिली हुई है। अभी मल्टीप्लेक्स भी खोलने की अनुमति नहीं है। वहीं ग्राहकों की आवक नहीं होने से दुकानों का किराया या खर्चा निकलना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार से अपील है कि मॉल व बाजारों को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। अन्य राज्यों में रात 10 बजे तक बाजारों को खोलने की छूट मिल चुकी है। अजमेर में वैसे ही व्यापार बिल्कुल ठप है, उस पर भी संडे को वीकेंड कर्फ्यू की वजह से पूरा बाजार बंद रहता है। ग्राहकों का फुटफॉल नहीं होने से दुकानदार दिन भर खाली बैठे रहते हैं। शाम 4 बजे शोरूम को ताला लगाकर वापस घर चले जाते हैं, जबकि खरीदारी और व्यापार का समय शाम का होता है। ऐसे में छूट का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर।
देखिए सर, अभी सरकार से जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से मॉल खोलने की इन्होंने परमिशन तो दे दी है, लेकिन उनको कुछ टर्म्स कंडीशन उन्होंने डाली कि जैसे अपना अल्टरनेटिव बेसिस पे, ऑड इवन बेसिस पे मॉल ओपन करने की परमिशन दी है। जैसे भी सपोज कीजिए कि लोअर ग्राउंड खुल रहा है तो ग्राउंड फ्लोर बंद है, फर्स्ट फ्लोर ओपन है, सेकंड फ्लोर क्लोज है। तो उसी गाइडलाइन की पालना करते हुए हमने मॉल को अभी ओपन किया हुआ है। और जहाँ भी ऑफिस वगैरह में है वहाँ 50% स्टाफ अभी आ रहे हैं। 100% की ऑक्यूपेंसी नहीं है स्टाफ पे, अभी 50% के साथ वो ओपन कर रहे हैं। कितने फ्लोर है सर इसके अंदर? सर टोटल इसमें सेकंड फ्लोर तक है और अभी लोअर ग्राउंड आज जो ओपन है, लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ओपन है। अच्छा, बाकी कैसे मेंटेन करते हैं? अभी बस ये है कि अभी जो दुकानदारों को यहाँ रुझान आ रहा है, मार्केट में पब्लिक है नहीं, लोगों का भी रुझान अभी कम है शॉपिंग करने में इनमें, तो ठीक है लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जो दुकानदार है इनका लाखों रुपए किराया लग रहा है। तो वही है कि थोड़ा सा सरकार से मेरी गुजारिश है कि जो अभी आपने टाइमलाइन गाइडलाइन दी हुई 4 बजे तक की, उसको बढ़ा के आप इसको 8 बजे तक किया जाए और मॉल को फुल ऑक्यूपेंसी के साथ खोलने की परमिशन दी जाए। अभी कितनी शॉप है सर इस मॉल के अंदर? सर ओवरऑल हमारे यहाँ पे शॉप्स है लगभग 78-80 के आसपास शॉप्स है, जिसमें से अभी नियर अबाउट 34-35 के आसपास ओपन है। कितने लोगों को रोजगार जुड़ा हुआ है सर? इसमें लगभग इसमें कम से कम 400 से 500 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। तो इसमें पूरा थोड़ी आ रहा है स्टाफ? नहीं सर, अभी स्टाफ बिल्कुल 30 से 40% स्टाफ के साथ ओपन हो रहा है। इसमें दुकानदारों को भी परेशानी आ रही है कि सर मार्केट में अभी कस्टमर की इतना रुझान नहीं है, जिसकी वजह से दुकानदारों का खर्चा निकलना भी मुश्किल हो रहा है। तो वही है कि अब थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी, जैसे जैसे अपना वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा थोड़ा सा लोगों का रुझान बढ़ेगा। सर ये आने वाले टाइम की बातें हैं सर, अभी राइट नाउ तो परेशान है। सरकार ने सर पूरी रोडवेज सब खोल दी है, तो आप क्या कहना चाहोगे? अभी सर मॉल है शहर के अंदर सर, अभी बाहर की अगर अपने स्टेट के बाहर की बात करें तो वहाँ सब अभी फुल ऑक्यूपेंसी के साथ खुल रहे हैं। जितनी भी बसें हैं फुल ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है, रेस्टोरेंट है, पब है, जिम है, सब ओपन हो चुके हैं। बस सर राजस्थान सरकार से निवेदन है कि वो भी हमारे यहाँ भी इन चीज़ों को खोलने की परमिशन दे, ताकि जो भी व्यापारिक वर्ग परेशान हो रहा है और वो अपना रोजगार को बढ़ा सके। कोरोना के बचाव के लिए किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं? सर कोरोना से बचाव के लिए हमारे यहाँ पे पूरी तरह से मॉल डेली बेसिस पे सैनिटाइज किया जाता है। कस्टमर की एंट्री होती है उससे पहले हम उन कस्टमर का टेम्परेचर चेक करते हैं, उनका सैनिटाइज कराते हैं, देन उनको हम एंट्री देते हैं। और जो भी दुकानदार है उनको बाकायदा गाइडलाइन जारी की हुई है कि आप अपने यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है उसको मेंटेन बनाए रखें। 6 जगह की जो कोविड की गाइडलाइन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं सर। गाइडलाइन की अगर पालना नहीं करता तो सर जो गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहा है वहाँ हम उनकी सर्विसेज बंद करते हैं, तो उनके जो चालान होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो चालान हम लोग करवाते हैं। वार्ड 72 से कांग्रेस के पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता ने वार्ड में बांटी जा रही राशन सामग्री में अनियमितता पर घेरा विधायक को। राज्य सरकार द्वारा विधायक कोष से दी जा रही सूखी राशन सामग्री वितरण में जिला प्रशासन व विधायक की मिली भगत का लगाया आरोप। राजस्थान सरकार द्वारा विधायकों के कोष से 25 लाख रुपए प्रत्येक विधानसभा में गरीब जरूरतमंदों को सूखी राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवंटित किए गए हैं। मंगलवार को वार्ड नंबर 72 में बीएलओ द्वारा जिला रसद अधिकारी से ली गई सामग्री का वितरण रैम्बुल रोड विकास समिति शिव मंदिर में किया जा रहा था, जहां लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। लेकिन वहां बीएलओ द्वारा झूठा प्रचार किया गया कि यह लिस्ट कांग्रेस के पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता ने दी है। जब इस बात की जानकारी रलावता को मिली तो वे मौके पर पहुंचे और बीएलओ को आड़े हाथों लिया। उन्होंने हाथों हाथ जिला रसद अधिकारी कार्यालय से अधिकारियों को मौके पर बुलवाया। हेलो हेलो, हाँ गजेंद्र रलावता बोल रहा, कौन सा फरमा रहे? तो रसद विभाग से तो आप इनसे कैसे कह रहे हैं कि पार्षदों ने लिस्ट बना के देखी है? नहीं, ये कौन पार्षद ने लिस्ट बना? देवनानी साहब बीजेपी का, मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ। नाम पूछो इनसे, कौन है रसद विभाग में? आपका नाम प्रकाश जी है ना? प्रकाश जी बोल रहे हैं आप? तो मैं प्रकाश जी, फिर ये गलत बात है, आप इनको बीएलओ को कह रहे हो कि पार्षद ने लिस्ट बना के। रलावता ने आरोप लगाए कि यहां पर भाजपा के कार्यकर्ता बैठकर अपात्र लोगों को राशन सामग्री का वितरण करा रहे हैं। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी आपदा में राहत सामग्री बांटने में भी राजनीतिक अवसर ढूंढ रहे हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। गौरतलब है कि सोमवार को ही उत्तर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता, वार्ड 72 के पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता आदि कांग्रेस जन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा किए जा रहे भेदभाव की शिकायत की थी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज जो वार्ड नंबर 72 में जो शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर पे माननीय विधायक कोष से जो सामग्री, खाद्य सामग्री बांटने के लिए आई थी, तो वार्ड नंबर 72 से मैं कांग्रेस से वहाँ पार्षद हूँ। तो वहाँ सबसे पहले तो वो जो विधायक कोष से सामग्री बांटनी थी, BLO भी थे, तो BLO 72 वार्ड नहीं होकर के 73 वार्ड से थे। प्लस जो वहाँ पे जो मेरे सामने बीजेपी के प्रत्याशी थे वो, और अन्य बीजेपी के जो भी पदाधिकारी थे, वो लोग वहाँ बैठ करके बंटवारे थे। और उसके बाद जब वहाँ आम पब्लिक इकट्ठा हो गई, जिनको लिस्ट में नाम नहीं था और जिन्होंने विरोध शुरू करना किया, तो वहाँ ये अफवाह फैला दी गई कि ये जो लिस्ट बनाई गई है पार्षद जी के द्वारा बनाई गई। तो उस जेरी जानकारी आते मैं वहाँ पहुँचा, मेरे कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे। वहाँ मैंने जाके BLO से पूछा कि आपने बताइए लिस्ट कहाँ से आई, आप कैसे यहाँ ये प्रचार कर रहे हो। तब उन्होंने कहा साहब नहीं लिस्ट तो हम DSO से लेके आए, हमने जहाँ से सामग्री ली वहीं से लिए। तो उस लिस्ट पे किसी भी अधिकारी, बाबू के कर्मचारी के दस्तखत नहीं है, ऑथेंटिक लिस्ट नहीं है, नहीं तो किसी DSO के अधिकारी के, बाबू के दस्तखत होने चाहिए थे। मान लीजिए वहाँ से लिस्ट कौन सी आ रही है और लिस्ट कौन सी बांट रहे हैं, निश्चित रूप से अनियमितता दिखाई दे रही है। और उसके अलावा जो नीडी लोग थे, जिनको ज़रूरत थी, जो बेचारे राशन के लिए त्राही कर रहे थे, उन लोगों को किसी को नहीं बांटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मात्र बांट दिए गए। इस चीज़ का हमने जाकर फिर विरोध किया, और विरोध करके DSO ऑफिस में भी हमने बात करी। तो हमें वहाँ से कहा गया कि साहब हमें ये लिस्ट आ रहा है, वहाँ के कर्मचारी अधिकारी आए, हमने उनको भी बताया कि देखिए आपकी लिस्ट पे कहीं से भी किस तरीके से नहीं है। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय जो विधायक महोदय हैं, ये मात्र अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बांट रहे हैं। जहाँ बीजेपी के पार्षद हैं वहाँ उनके द्वारा बांट रहे हैं, जहाँ कांग्रेस के पार्षद हैं तो वहाँ अपने पदाधिकारी या हारे हुए प्रत्याशी जो हैं उनके द्वारा बटा रहे हैं, और मात्र बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। किसी भी गरीब आदमी को अनाज प्राप्ति नहीं हो रही है। आपने भी दे दी कोई लिस्ट? हमसे मांगी नहीं गई ना हमें सूचना दी गई, नहीं हमसे मांगा गया, नहीं हमसे तैयारी की गई। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से वार्ड में किसी तरीके का सर्वे नहीं हुआ, तो लिस्ट किसने तैयार करी? कौन से BLO ने लिस्ट तैयार की? और फिर BLO, हमारा वार्ड का BLO ड्यूटी पे नहीं होकर के दूसरे वार्ड के BLO को आप ड्यूटी पे लगा रहे हो। निश्चित रूप से ये इससे लगता है कि अनियमितता है, क्योंकि हमारा वार्ड का BLO तो जानता कौन नीडी है, एक घर में जाना आता रहता है। तो ये सब मिला करके लगता है कि ये मिली भगत करके जिला प्रशासन इसमें मिली भगत कर रहा है, विधायक महोदय के साथ मिला हुआ है, और गरीब आदमियों को दान या अन्न जो है नहीं मिल रहा है। वार्ड 72। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल, भाजपा। वर्चुअल प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राज्य सरकार पर बोला हमला। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति में अजमेर देहात से प्रदेश कार्य समिति सदस्यों ने पुष्कर से सेमी वर्चुअल जुड़कर भाग लिया। भाजपा के वक्ताओं ने प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार को सिर्फ नाकामी छुपाने और झूठी वाहवाही लूटने वाली सरकार बताया। पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के दौरान देश को वैक्सीन देने व प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली व कुशल नेतृत्व को सराहा। बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया, राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ व प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इसमें मुख्यतः कोरोना महामारी के दौरान आकस्मिक निधन होने वाले कार्यकर्ताओं व नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वर्चुअल बैठक में जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतला, सांसद भागीरथ चौधरी, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया, जिला महामंत्री जीतमल प्रजापत, रायचंद बागड़ी, IT सेल प्रभारी प्रकाश रावत आदि भाजपा नेता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर।
मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज वर्चुअल मीटिंग भी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज पूरे राजस्थान प्रदेश भर में प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग चल रही है और उसमें कई वर्चुअल उसी साथ से कई फिजिकल भी जुड़े हुए हैं। उसके अंतर्गत अजमेर देहात के यहाँ पुष्कर तीर्थ नगरी में अजमेर देहात की ये बैठक यहाँ चल रही है और सच्चाई तो यह है कि हमारी यहाँ राजस्थान की सरकार है, बिल्कुल फेलियर है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक दूसरे को कोसने के अलावा उसने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो आज कोरोना वैश्विक महामारी में जो देश भर में जो आम जनता के लिए जो उन्होंने कल्याणकारी कार्य किए हैं, चाहे वैक्सीन से लेकर इंजेक्शन से लेकर चाहे मुफ्त अनाज से लेकर जो उन्होंने कार्य किए हैं, वो ऐतिहासिक है। और कल 21 जून को जो योग दिवस था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि 85 लाख वैक्सीन एक साथ लगी है और वो फ्री। ये कम बात नहीं है। राजस्थान की सरकार कुछ नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ धरे बैठी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही है। और आज ये हालात है कि इस पूरे राजस्थान में शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, अराजकता इतनी बढ़ गई है, लूट खसोट और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि वो आपस में लड़ने के अलावा उनको फुर्सत नहीं है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान का मुखिया 2 महीने तक क्वारंटाइन हो गया है आखिर, जबकि हमारे प्रतिपक्ष का नेता 75 साल के होते हुए भी गुलाब जी कटारिया हो, चाहे राज सिंह जी राठौड़ हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया हो और पार्टी के अनेक जो नेता है कार्यकर्ता वो काम कर रहे हैं। आज 80 करोड़ जनता को मुफ्त 5 किलो गेहूँ या 5 किलो चावल, 1 किलो चने की दाल दी जा रही है। और वैक्सीन के नाम पर पहले झूठा भ्रम उन्होंने फैलाया, इन्होंने कहा ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। इस तरह से करके ये कांग्रेस जो है प्रदेश की सरकार है वो जनता के ऊपर बिल्कुल नाकामी है। इसलिए आज इस प्रदेश कार्य समिति में इन सारे विषयों के ऊपर राजनीतिक प्रस्ताव भी लाया गया है। और ये जो झूठे दोष आरोपण कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जल जीवन मिशन, ये प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि 2024 तक हर घर में नल होने चाहिए, उस नल में जल होना चाहिए और वो भी शुद्धता लिए हुए। परंतु दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 11,000 करोड़ रुपए के आसपास प्रदेश सरकार राजस्थान को दिया है केंद्र सरकार ने, परंतु अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से 1 रुपया खर्च नहीं किया। और जो भी काम हो रहा है वो केंद्र सरकार द्वारा जो बजट है वो कर रहे, उसमें भी धांधली अनियमितता की जा रही है। अभी जो अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जो दूध है, वहाँ जो जल जीवन मिशन में 18 करोड़ रुपए के उसके अंदर जो काम हुए हैं उसमें बहुत बड़ी घोर अनियमितता है। इस तरह से ये जो राजस्थान की सरकार है इसकी नाकामियों को, और जो केंद्र की सरकार है मोदी जी, आपको पता है जो फर्स्ट लहर आई थी समय के ऊपर उन्होंने लॉकडाउन लगाया और उसी का परिणाम है कि 138 करोड़ की जो जनसंख्या है हिंदुस्तान की, आज वो काफ़ी हद तक इस रोग से हम उसको कंट्रोल कर पाए हैं। यहाँ गुलाब निवास होटल में जयपुर में जो वर्चुअल प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है, उसके अंतर्गत अजमेर देहात के जो अपेक्षित कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक यहाँ होटल गुलाब निवास में पुष्कर मंडल के तत्वाधान में रखी गई थी, जहाँ पर आज हमने पुष्कर मंडल की ओर से भी हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ दिवंगत नेता सुंदर सिंह जी भंडारी है, उनकी भी आज जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, पुण्यतिथि है। उस अवसर पर आज हमने पुष्पांजलि चढ़ाकर सुंदर सिंह जी भंडारी के जीवन मूल्यों के ऊपर हमने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया और आज हम सभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक वर्चुअल में भाग लेना है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।